नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क। किसानों का आंदोलन आज तक भी जारी है। आज किसानों के आंदोलन को 20वां दिन है और किसान तीनों कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अपनी जिद पर अड़े हैं और अभी भी वो सड़कों पर बैठे हैं। चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर या फिर रेवाड़ी का बॉर्डर, हर जगह अब किसान बैठे हुए हैं और किसानों का भी अब किसानों को समर्थन मिलने लगा है। लगभग 40 यूनियन किसानों की वहाँ मौजूद हैं हर एक बॉर्डर पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हुजूम वहां पर होगा। इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से बैठे हैं कपिल परशुराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर केपी सिंह, जो कि कृषि अर्थशास्त्री है, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ बैठे हैं संदीप चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कृषि अर्थशास्त्री जी आपसे, डॉक्टर केपी सिंह सर, जो ये तीनों कृषि कानून आए हैं, भली भांति आपने सुने भी हैं, हमने पढ़े भी हैं, आपको पता भी है इसके बारे में, तो आज किसान और जो सरकार है उसके बीच एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है तीनों कानूनों को लेकर। सरकार कहती है कि ये कानून हम रद्द नहीं करेंगे, ऑप्शन पे हम इनको कुछ संशोधन कर सकते हैं, इस बात के लिए सरकार मान गई है। लेकिन किसानों का कहना है, खासकर पंजाब के किसानों का ये कहना है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो ये कानून आए हैं इनमें किसान अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। आज जो फसल की एमएसपी है वो किसानों को मिल ही नहीं रही है। इस वजह से तो ये बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए ही ये कानून बनाए हैं जी। किसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किसान, जब वो किसान ही खुश नहीं है इस कानून से तो बनाए क्यों है? किसान तो एमएसपी की बात कर रहा है, ये कहते हैं कि हमने एमएसपी खत्म नहीं की है। मेरा भी ये मानना है कि इसमें किसान, सरकार तो कह रही है एमएसपी खत्म नहीं की है, जारी रहेगी, जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन किसानों को डर है। डर क्या है? किसानों को आज तक एमएसपी नहीं मिल रही है। सिर्फ 6% फार्मर्स को देश में जी बिल्कुल एमएसपी मिल रही है। बाकी 94% किसानों को एमएसपी मिल ही नहीं रही है। इसीलिए तो किसान परेशान है। अगर किसानों को एमएसपी मिल जाए तो वो अपना मान ले किसान की मांग, सरकार तो अपना धरना खत्म कर दे। लेकिन किसान अड़ी, ये सरकार भी अड़ी हुई है। लेकिन सर, जो सूबे की सरकार है, केंद्र सरकार मोदी जी की इस टाइम, वो तो कह रहे हैं कि अगर हम इन कानूनों को लाने का हमारा जो सबसे बड़ा मोटो है वो है किसानों की आमदनी को 2 गुना करना। और जो पहला कानून के, अगर जहां तक मेरी समझ है, पहले कानून में सीधा बात कही गई है कि अब किसान एपीएमसी के बाहर, कहने का मतलब कि मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं ताकि ऊंचे दामों में फसल बिके और उनको कुछ फायदा मिले। तो किसान, सरकार का ये कहना है पहले कानून के अगर हम बात करें तो सर, किसानों को इसमें डर सता रहा है, कहीं ना कहीं मतभेद इस बात को लेकर है कि हमारा एमएसपी आज तो जारी है, जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, कल के दिन को आने वाले टाइम में वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। फिर आप क्या लगता है आपको इस पर सर? नहीं, किसानों का डर ये है, सरकार कह रही है एमएसपी था, है, रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। किसान ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी मिल ही नहीं रही आज तक। गेहूं का एमएसपी क्या है? 1925 रुपए। बाजरा का एमएसपी क्या है? 2150 रुपए। लेकिन बाजरा बिका कितने में? नहीं मिल रहा किसानों को। 1100-1500 रुपए में बाजरा बिका है। मक्का का एमएसपी है आपका 1850 रुपए, जो सरकार निर्धारित करती है, लेकिन वो भी तो किसानों को नहीं मिलता। वही तो कह रहे हैं किसान कि हमें जो सरकार निश्चित करती है वो ही हमें मिल जाए, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा, तभी तो किसान आज सड़कों पे हैं। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं जो संदीप चौधरी जी, उनसे ही बात कर लेते हैं। संदीप जी, अभी ये कृषि अर्थशास्त्री बैठे हैं, किसी पार्टी से नहीं है, कृषि अर्थशास्त्री हैं, तो उनका साफ साफ कहना है कि ये किसान के हक में नहीं है कानून, ऐसा इनका मानना है। सर, आप क्या कहोगे संदीप जी इस पर? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी कि आप ये देख सकते हैं कि जो भाई साहब खुद बता रहे हैं अपने मुंह से कि 1800 कुछ रुपए जो रेट बताया गया है और भी कम रहा है। आज आप मध्य प्रदेश में देख लो, हरियाणा और राजस्थान के और पंजाब के लोग मध्य प्रदेश में जाकर अपनी फसल बेच रहे हैं, क्योंकि ना तो पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार का जो कानून बनाया है उसमें कोई लागू करा उन्होंने, और ना ही राजस्थान सरकार ने करा है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने यह कानून पास, इस कानून के तहत फसलें खरीदी जा रही है, वहाँ 22 रुपए चना खरीदा जा रहा है। बाहर के लोगों की फसल, बाहर के लोगों ने किसानों की फसल खरीदी है। बाहर तो कोई है ही नहीं, बाहर के किसानों की, बाहर का कोई है ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के भैया। पर ये जब, अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ एमपी को छोड़ के, मध्य प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों की फसल खरीद रहे हैं वो लोग, ये बताइए। दूसरे जी ने कहा है कि दूसरे राज्यों की भी खरीद, ये सुविधा तो जो राज्य सरकार है उनको भी तो वो कानून वहाँ लागू करना चाहिए ना। वो वहाँ पर क्यों नहीं लागू करते जो उनको किसानों को दूसरे स्टेट में जाके अपनी फसल बेचनी पड़े?
जब वो तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं कि जो उनके अर्थी वहां पर बैठे हुए हैं उनको कैसे फायदा होगा, वो किसानों को फायदा नहीं देख रहे हैं जी बिल्कुल, वो सिर्फ अपने अर्थियों को फायदा देख रहे हैं। ठीक है, कपिल जी से मैं एक सवाल करूंगा। कपिल जी, जैसा भी ये कह रहे हैं कि एमपी में फसल बिक रही है एमएसपी पर, और बाकी पंजाब की बात कर ले, राजस्थान की, कहने का सीधा सीधा इनका मतलब है जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है, मतलब इन राज्यों में फसल नहीं बिक रही है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी में ज्ञान और अनुभव दोनों की कमी है। अभी बता दूं, जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी स्टेटमेंट आई थी, ट्विटर पे भी आई थी, उन्होंने जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि कोई दूसरी स्टेट का किसान हमारे स्टेट में आके फसल नहीं बेचेगा। ठीक है, जब एक स्टेट का सीएम जो कि बीजेपी पार्टी का है वो मना कर रहा है कि हरियाणा का किसान, वहां भी बीजेपी की सरकार है, कि हरियाणा का किसान यहाँ पर आकर अपनी फसल नहीं बेचेगा, और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार जो सेंटर में है वो कह रही है कि किसान कहीं भी अपनी फसल जाके बेच सकता है। अब ये समझने वाली बात है, अगर किसान को ये छूट दी जाती है कि अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, तो इससे क्या होगा, एमएसपी होगा नहीं फिक्स, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स नहीं होगा, तो अलग अलग स्टेट में फसलों की कीमत अलग अलग होगी। इससे क्या होगा कि जो हरियाणा के किसान ने कोई फसल उगाई है अनाज की, अब पता करेंगे एमपी से या किसी और दूसरे स्टेट से, वहां और सस्ती मिल रही है, तो वो हरियाणा के किसान की फसल नहीं खरीदेगा, वो दूसरे स्टेट की फसल खरीदेगा। लेकिन अगर एक मिनिमम प्राइस एमएसपी जो फिक्स कर दिया जाता है कि इससे कम में तो आपकी फसल खरीदी नहीं जाएगी, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। कपिल जी, इससे तो उस राज्य का नुकसान कुछ ज्यादा होगा ना, जो राज्य है, जो किसान, जैसे हरियाणा के किसान की फसल थोड़ी महंगी है और राजस्थान की थोड़ी सस्ती है, तो हरियाणा के किसान की फसल क्यों खरीदेंगे? ये प्राइवेट कंपनियां जो अडानी अंबानी के, ये सब अडानी अंबानी के लिए चल रहा है, सारा लेखा जोखा स्क्रिप्ट उन्हीं के लिए हो रहा है, सभी तामझाम, तो ये उनकी फसल क्यों खरीदेंगे? तो हरियाणा का किसान अपनी फसल कहाँ बेचेगा? उसकी फसल तो धरी की धरी रह गई, फिर अल्टीमेटली किसान क्या करेगा? वही सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा। बीजेपी राज में तो ये चल रहा है, करोड़ों अरबों का लोन लो और बाहर जाके अपने शैंपेन बियर पियो, और यहाँ बेचारा किसान 5-10 हजार का लोन भी ले लेता है, तो फिर पता चलता बाद में जहर खाकर उसी अपनी जमीन पर उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और कृषि दर भी आप पीछे देखोगे 1% गिर गई और 38,000 किसानों ने आत्महत्या करी। तो किसान ना इधर का रहा ना उधर का। सुशील जी से मैं बात करना चाहूंगा। सुशील जी, अभी पिछले 2 दिन पहले मैं टिकरी बॉर्डर पे गया था, जहां हालात ये हैं कि वहां हजारों की तादाद में कहूँगा, कई हजार किसान कहूँगा, कई हजार किसान मौजूद हैं, और उनका साफ कहना है जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते हम ऐसे यहीं डटे रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं बनाएंगे। और कुछ किसान, एक किसान ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर हुआ तो चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते। तो कहीं ना कहीं किसान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और सरकार भी अपने उसको लेकर के बिल्कुल अडिक्ट है। तो क्या लगता है आपको, सरकार और किसानों के बीच कैसे बात बन पाएगी? किसानों से सरकार की बात डेली हो रही है। जी बिल्कुल, हर एक प्रवक्ता किसानों के बीच में जाके उनसे बातचीत कर रहा है। इसमें 7-8 मीटिंगें हो भी चुकी है किसानों के साथ, जिसमें सरकार ने ये कहा है कि जो ये अपना आप इसमें संशोधन करवा सकते हो, जो आपको जिस प्रकार से भी कोई दिक्कत लग रही है वो दिक्कत बताओ कि आपको इस बात का डर है, इस बात की कमी है, ये कमियां हमें बताओ, हम उसका संशोधन करेंगे। लेकिन आप जो ये कानून बिल्कुल बिल वापस हो या खत्म हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तो किसान वहां डटे तो हुए हैं, लेकिन कोई ये मुद्दा नहीं बता रहा कि हमें इसमें क्या क्या है, हमें खामियां नजर आ रही है। पहली बात तो जितने वहां ज्यादातर किसान हैं उनको इस बिल के बारे में पता ही नहीं है कि क्या क्या है वहां पर है, क्योंकि वहां पर जो विपक्षी पार्टियों की जो, आप बीजेपी वाले समझा दो ना किसानों को ये चीज जाकर। समझा तो रहे हैं पर समझे तो कोई, क्योंकि वो पहले से ही वो क्यों लगा कि जो आपकी नजरों में किसान नादान हो चुका है, डरा धमका के रखा जा रहा है उनको कि तुम्हारे जो आपके ये क्या कहते हैं उसे, जो ठेकेदार बने बैठे जिनको वो किसानों से वो फसलें खरीदा करते थे, जो ठेकेदारी के तहत उन्होंने वो डरा धमका के लाए हुए कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, वहां पर बैठना पड़ेगा, तुम्हारी। सर आपको कैसे पता चल गया? आपके पास वीडियो आई थी क्या कोई स्पेशल? हाँ जो दिख रहा है साहब, मीडिया में साफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उग्रवादी जो देश विरोधी लोग हैं उनकी फोटो ला के उनकी क्या कहते हैं, हाँ, आजादी की मांग करी जा रही है कि उनको जेल से किसी कुछ कहना चाहते हैं जी, मुद्दा है या किसी और चीज का मुद्दा चल रहा है, वो लगता है ये किसानों का मुद्दा है। हाँ, केपी सिंह जी कहिए, बोलिए।
देखिए, जो भाई साहब कह रहे हैं ये वही आ गया ना, आतंकवादी, वहाँ लोग आतंकवादी हैं या मैंने आतंकवादी नहीं कहा, खालिस्तानी है, ऐसे ऐसे बात चल रही है। लेकिन वहाँ असली में ये तो मुद्दे को भटकाने वाली बात है। लेकिन हकीकत ये है कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है आज कि हमारा किसान, हमारा अन्नदाता आज सड़कों पे है 20 दिन से। और ये एक संवेदनहीन सरकार लगती है मुझे कि जो वहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हमारे किसान हैं, उनके दर्द को नहीं समझ पा रही है और अभी भी उस पे अड़ी गए अपने फैसले पे, जबकि उधर किसान कह रहे हैं ये कानून है जो सरकार ने बनाए वो हमने मांगे ही नहीं आज तक। तो ये बनाए किसके लिए हैं जब सरकार, जो किसान जी, क्या ये कानून का मसौदा तैयार करने से पहले किसानों से इस बारे में एक भी बार किसी किसान यूनियन से चर्चा हुई थी इस बिलों पे? जरूर होगी जी। नहीं, ये चुपचाप जैसे नोटबंदी रात के विपक्ष से वैसे चर्चा ना हुई हो, जबकि मैं तो इतने आनंद फानंद में कानून लाने की जरूरत क्या थी कोरोना के टाइम में? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जहां तक मुझे जानकारी है सदन में ये बात उठी थी, अधिशेष सदन में ही पास हुआ है, कोई घर पे बैठ के किसी ने पास नहीं करा है। सदन बुलाया नहीं गया, इसका कोई सदन नहीं बुलाया गया, इसका कोई सदन नहीं बुलाया गया। ये आनंद फानंद जैसे नोटबंदी करी थी, वैसे ये इन्होंने अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पारित किया। 2019 में पहले तैयार हो चुकी थी। अब जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जुबेर जी आप खुद गए थे टिकरी बॉर्डर, आपने देखा वहाँ पर सिर्फ किसान और सिर्फ किसान है, जो है टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे हैं। सबसे पहले जो ये बीजेपी के सांसद बीजेपी मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, जब भी किसी मुद्दे को, चाहे वो कोई सा भी सेंसिटिव मुद्दा हो, चाहे वो जीएसटी की बात कर ले, जब एनआरसी होता है उसकी बात कर ले, या अब ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये पाकिस्तान, खालिस्तान और ये चीन, ये कहां से बीच में आता है? आप देखो अपने देश के लोगों की बात क्यों नहीं की जाती? मैं बताता हूं, देखिए सुनो ना सर, जब बाहर देश के लोग यहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग आपको दिख रहे हैं भीड़ में, तो उठा के पटकते क्यों नहीं उनको? उठा के बंद करो ना उनको। मैं देखिए ना, सरकार तो आप चला रहे हो ना, टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, आतंकवादी ना खालिस्तानी है, ये लोग वो है जो अपने घरों में से बाहर नहीं निकलते, अपने घरों में रिजाई में से बाहर नहीं निकलते। इनको पता नहीं देश दुनिया में क्या हो रहा है, इनको बस राम धर्म और पाकिस्तान चीन का नाम लेके ये भटकाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। और दूसरा ये जो बीजेपी सांसद ने एक बयान दिया था कि किसान सिर्फ मरने के लिए होते हैं, ऐसे तो उनके बयान आ रहे हैं। और ये जो किसान जो अन्नदाता सड़कों पर है, ये सिर्फ अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जो नाम लेते हैं खालिस्तानी आतंकवादी, ऐसा कुछ नहीं। अगर है ऐसा सरकार बीजेपी की, 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 पुलिस बीजेपी की, कोर्ट बीजेपी का, मीडिया बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का है। अगर ऐसा कुछ है वहां पर, वहां कम से कम 1-1.5 हजार पुलिस वाले थे वहां पर टिकरी बॉर्डर पे। अगर वहां कोई गलत आदमी है तो उसका गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं, एक बीजेपी का नेता है, उमेश सिंह नाम है उसका, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के वहां नारे लगाता हुआ पकड़ा गया, किसानों ने उसको पीटा। फिर ये बीजेपी वाले मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी का नाम है चिंटू, अंबानी का चिंटू। ये क्या करता है चिंटू कि जहां पर भी नोटबंदी हो, जीएसटी हो या आंदोलन हो, कोई अपने हक की लड़ाई करता है, वहां पर भारत पाकिस्तान और का नाम लेके उसको भ्रम फैलाया जाता है, उसको भटकाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, लोग भावनाओं से बहुत जुड़े हुए हैं। घर से बाहर निकल के देखेंगे नहीं कि बाहर हो क्या रहा है, बस ये है कि घर में बैठे बैठे अपना माइंड सेट कर लेते हैं, हाँ भैया आतंकवादी है, खालिस्तानी है। वरना आप अपने मीडिया पर ये ठीक है सर। सुशील जी, संदीप जी, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जब ये कानून किसानों के हक में है तो 6 बार वार्ता हो चुकी है किसान नेताओं से आप लोगों की, आप अभी तक ये क्यों नहीं समझा पा रहे हो किसानों को आपके हक में है? ये बताइए संदीप जी, क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि समझे वो और उस बात को अच्छी तरह समझे और अपनी तो क्यों नहीं समझ पा रहे सर किसान? वो उनको ये भी तो बताया कि तुम्हें दिक्कत क्या है, वो भी तो बताओ। पूरे देश दिक्कत भी नहीं बता पा रहे अपनी। सर जो पूरे देश को उगा करके खिला रहा है वो कैसे नहीं समझ पाएगा आपकी बात? परेशानी भी तो नहीं बता पा रहे। बीजेपी की कैबिनेट में कोई पढ़ा लिखा होगा, अर्थशास्त्री होगा, वही सब बताएगा। ये संदीप जी नॉलेज है नहीं। कपिल जी रुकिए, संदीप जी, अगर बच्चा छोटा होता है ना, साल का या 6 महीने का, जब वो रोता है तो उसकी माँ खुद समझ जाती है बच्चे को क्या तकलीफ है, तो आपको भी समझ लेना चाहिए ना। तो समझ से कह तो दिया कि संशोधन करेंगे, जो आप बताओ तो क्या समझ लेती है ना माँ, तो आपको भी समझना चाहिए। हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जो डॉक्टर साहब के पास चलना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं कि अब ये सारी दिक्कत आ रही है, कांग्रेस ने 3 साल राज करा है,
वो जब कांग्रेस, जब किसान मरा करते, जब वो कांग्रेस कहाँ थी? तो ऐसा कानून भी तो नहीं था ना उस टाइम। तो कानून नहीं था जब, तो कानून ऐसा नहीं था। किसानों और कांग्रेस के टाइम में कानून लाया गया। ये जो एपीएमसी का जो मंडी के अडानी अंबानी अभी नहीं आए, अडानी अंबानी मनमोहन सिंह के टाइम पे भी थे। बिल्कुल जी बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। लेकिन मनमोहन जी के टाइम, मैं बता देता हूं फैक्ट, मनमोहन जी के टाइम पे 2014 में जो जीडीपी थी 10% थी, अब जीडीपी है -1.90। और मैं ये चिंटू की, जो हमारे देश का चिंटू है, उसकी मंशा मैं बता दूं, उसकी मंशा क्या है? चिंटू की मंशा क्या है? देश में बेरोजगारी, भुखमरी और रहने कानून लाके लोगों को इस तरह से परेशान कर दो, थोड़ा मर्यादाओं को ध्यान में रखिए। इतना परेशान कर दो कि इससे क्या होगा, लोग इंसान सिर्फ खाने कमाने में लगे रहेंगे और इंसान का इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, मैं एक बार केपी जी से बात कर लूं, फिर एक ब्रेक पे चलेंगे। केपी जी, जैसा कि आपने दोनों लोगों के भी विचार सुने हैं, आपने सुना है कि मेरा सीधा आपसे एक सवाल होगा, अगर सरकार सारे कामों पर खड़ी है और सारे काम अच्छे हैं, तीनों कानून किसानों के हक में है, तो फिर सरकार अभी तक समझा क्यों नहीं पा रही? 6 बार की वार्ता विफल क्यों हो गई? क्यों नहीं समझा पाई किसानों? वही तो समझ में आपको क्या लगता है इस पर? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्यों नहीं समझा पा रही। अगर इतने पढ़े लिखे, मतलब ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इनके मंत्री इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो मतलब किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे? और समझा, किसान इतने अनपढ़ थोड़ी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। वे भी पढ़े लिखे किसान हैं, वो किसान नहीं है जो पहले थे, जिसको ये कहते हैं कि ये तो इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अब वो किसान नहीं रहे, है ना। आज इस देश, हमारा देश कृषि प्रधान देश में आता है। 60%, 66% जो पॉपुलेशन है भारत की, अभी भी उसकी आजीविका जो है कृषि से चलती है। कृषि पे टिका है पूरा देश। कोरोना में आपने देख लिया होगा ना, 66% पॉपुलेशन आज भी सबसे बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट देने का, ये कृषि। आज वो सड़कों पे है। कभी कहते थे उत्तम खेती मध्यम बाण, नीच चाकरी भीख निदान। कभी उत्तम खेती होता था, आज खेती तीसरे नंबर पे। आज नौकरी को सबसे ऊपर माना जा रहा है। कभी नौकरी तीसरे नंबर पे हुआ करती थी, कभी किसी जमाने में। आज ये हालात आ गए कि आज खेती जो है तीसरे नंबर पे है। कोई किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता। किसान अपने बेटे को खेती से वो कहता है कि जाके कहीं नौकरी कर ले, लेकिन खेती मत कर। क्यों? क्योंकि आज ये लाभकारी लाभकारी खेती व्यवसाय नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इनकी नीतियों के कारण। ये जो कोई भी सरकार आई है, उसने किसानों की अनदेखी की है। उसने किसानों के लिए जो भी कानून बनाया है आज तक, अब ये आप पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, उसकी एमआरपी क्या होती है? 5 रुपए। वो 5 रुपए से आप किसी दुकान पर चले जाओ, 5 रुपए से कम आप खरीद नहीं सकते, वो देगा ही नहीं आप। बिल्कुल सही बात। और एमएसपी, किसान को एमएसपी कौन तय करता है? वो अपने सरकार तय करती है। जबकि कोई भी उद्योगपति अपने उत्पाद का अपना मूल्य तय करता है। किसान को आजादी नहीं है। किसान को आजादी क्यों नहीं दी गई सरकार ने? वो अपने मूल्य का, वो गेहूं है, कोई भी अपना मूल्य तय करे ना। जिस दिन ये कानून बन जाएगा, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट अगर इस खत्म कर दिया जाए, तो ये जो खेती है लाभकारी हो सकती है। और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 6000 रुपए देना, ये सब्सिडी देना, कुछ देने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट को अगर खत्म कर दे सरकार, तो उसको कोई भी जरूरत नहीं है जो ये देने के लिए। वो किसान अपने आप ही अपना पेट, अपना लोगों का भी पेट भरेगा और अपना भी, उसको ये खेती जो है लाभकारी हो जाएगी। और युवा जो है, आज जो युवा है, वो भी उसकी तरफ जाकर के आकर्षित होगा। जहां तक देखा गया है ना, युवक आज किसानी से बहुत दूर भाग रहे हैं, चाहे वो किसान के बच्चे हो या किसी के भी हो, किसानी से दूर भाग रहे हैं। क्यों बच रहे हैं ये तो खुद समझ में किसी को नहीं आ पा रहा। हाँ संदीप जी, जवाब दीजिए। मेरा ये इसमें ये कहना है, जैसे भाई साहब ने बताया कि एक पार्ले जी का अपना रेट रखता है, किसानों के अपने रेट नहीं होते हैं। जो ये बिल आया है, ये इसीलिए आया है कि किसान जो है वो अपनी जो फसल है वो मंडी से बाहर भी जाकर, उसमें कहीं लिखित में है कि कितने रुपए किलो खरीदेगा सरकार की तरफ से? नहीं है। उसका फिक्स प्राइस जो एमएसपी रखा जाता है, वो भी अभी जो आप जियो का एग्जांपल ले लीजिए, या अभी प्राइवेट स्कूल, ये दिल्ली में स्कूल है या कहीं भी किसी भी देश के कोई भी स्कूल आप ले लीजिए, प्राइवेट और सरकारी कर दीजिए। अब जैसे हमारे जो बच्चे, हम जब पढ़े हैं, हम अपनी उम्र में जब पढ़ते थे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों पढ़ाना चाहते हैं? कि इनका स्टैंडर्ड इतना वीक कर दिया इन्होंने। जो इनके नेताओं के स्कूल खुलते गए, इनके जो सरमाएदारों के स्कूल